अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। एक तो आज आपको बताएंगे कि क्या सूरत हाल है जब हम बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। नईम लोधी साहब का एक फार्मूला आजकल बड़ा ज़ेरे बहस है कि नईम लोधी साहब जो है वो क्या फार्मूला लेके आए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं और जो वेल विशर के नाम से एक ग्रुप की बात हो रही थी कि जी वो बड़ा कोई एक्टिव हुआ है कोई फार्मूला लेकर, तो उनके पास क्या ऐसी हिकमत अमली है जिसके तहत वो समझते हैं कि मुल्क को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान कुछ बर्फ़ पिघल सकती है, तो इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। आज मज़ीद भी कुछ बयानात आए हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने भी बात की है कि जी इस्टेब्लिशमेंट से बात करने का टास्क उन्हें मिला है, जबकि दीगर बहुत सारे लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि कोई बात है ही नहीं इस्टेब्लिशमेंट की। और ये तो मैं भी आपको कंफर्म कर रही हूँ कई दिनों से कि इमरान खान कोई इंटरेस्टेड नहीं है इस्टेब्लिशमेंट से कोई बात करने में, और ना ही इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई ऐसी ख्वाहिश का इजहार कहीं पर किया गया है। ये ज़रूर है कि अपने तौर पर कुछ लोग ये समझते हैं कि ये बातचीत होनी चाहिए और किसी तरह इनके दरमियान थोड़े से मामलात को नॉर्मलाइज किया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक दोनों तरफ से कोई पॉजिटिव इस सिलसिले में हमें पेशरफ्त नज़र नहीं आती। सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन की तैयारी है जनाब, इस पर बात करेंगे। पीटीआई बार बार एक मामला उठा रही है, इसके ऊपर कोई वाज़ेह जवाब नहीं हुकूमत की तरफ से आ रहा कि क्या वाकई अमेरिका को अड्डे दिए गए हैं, पाकिस्तान में कोई बेसिस फ्राहम की गई हैं या नहीं, तो इसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे। FBR से मुतालिक भी एक स्कैंडल है जो सामने आया हुआ है, क्योंकि इसहाक डार साहब बज़ाहिर लग रहा है कि बड़ी तेज़ी के साथ अपना जो एक बड़ा खुफिया किस्म का कोई मिशन है उसको लेकर चल रहे हैं। पहले तो आपने देखा कि वज़ीर ख़ारजा तो बन चुके थे, लेकिन इसके बावजूद मुख्तलिफ जो इक़्तिसादी उमूर से मुतल्लिक़ कमेटीज़ थी उसके अंदर उनकी इंडक्शन हमने देखी, फिर निकालना भी देखा उनका, और उसके बाद फिर वो डिप्टी वज़ीर आज़म बन गए अचानक से खामोशी से। और अभी भी ऐसा लग रहा है कि जो ख़जाना के मामलात हैं उसमें उनकी ज़्यादा दिलचस्पी है और किसी ना किसी तरह उनकी कोशिश है कि जो मौजूदा वज़ीर ख़जाना हैं उनको किसी तरह साइड लाइन किया जा सके, और इसके लिए वो मुख्तलिफ़ तरीके भी आजमा रहे हैं। इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं डिटेल में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी इस पर बात करते हैं कि क्या हो रहा है फार्मूले के तहत और पीटीआई के क्या प्लान्स नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जी नईम खालिद लोधी साहब कई मौक़ों पर इस बात का इजहार कर चुके हैं कि वो समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो कि एक हकीकत है, पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग फ़ौज की ज़रूरत है और इस फ़ौज का एक बेहतर इमेज होना ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब कहते हुए नईम खालिद लोधी साहब, जिनका ताल्लुक़ ख़ुद भी ज़ाहिर फ़ौज से रहा है, वो भी ये समझते हैं कि दो जो पाकिस्तान की ताकतें हैं इस वक्त, एक फ़ौज और दूसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनको आमने सामने नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, बल्कि ज़रूरत इस अमर की है कि इन दोनों के दरमियान बर्फ़ पिघले और मामलात नॉर्मलाइज हों। इसके लिए वो कुछ कोशिश अपने तौर पर भी कर रहे हैं, और कुछ ऐसे सियासतदान भी हैं सीनियर जो उनके साथ जुड़े हैं इस मामले में, और उनकी कोशिश है कि जो इमरान खान साहब के करीबी हल्के हैं उनसे भी बात हो सके, जो इस्टेब्लिशमेंट में करीबी हल्के और ताकतवर शख्सियात हैं, टॉप चंद शख्सियात, उनसे किसी तरह उनका राब्ता हो सके और मैसेजिंग हो सके और उसके बाद वो कुछ आगे बढ़ सकें। लेकिन जो उनके पास बज़ाहिर फार्मूला है वो वही फार्मूला है जिससे पहले कई दफ़ा मंजर आम पर आ चुका है कि जनाब इमरान खान साहब के केसेस ख़त्म हो जाएं, उनको रिलीफ मिल जाए, उनकी रिहाई हो जाए, उनके कारकुनान की रिहाई हो जाए, लीडरान की रिहाई हो जाए, और उनके ऊपर जो एक सख्ती हो रही है उसको ख़त्म किया जा सके। और दूसरी तरफ इसके बदले में वो ये चाहेंगे कि जो मौजूदा हुकूमत है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, और कम अज़ कम मुकम्मल नहीं तो कम अज़ कम अगले 2 साल के लिए इस बात की गारंटी दी जाए कि खान साहब किसी किस्म की कोई भी एजिटेशन ना करें, कोई एग्रेसिव सियासत ना करें, सड़कों पर ना आएँ, जल से जुलूस ना करें, और 2 साल तक कम अज़ कम एक फ्रेंडली अपोजिशन की तरह बिहेव करें और इस हुकूमत को किसी तरह चलने दें ताकि मुल्क में कुछ थोड़ा बहुत मईशत का इस्तेहकाम आए। और ये सिर्फ मईशत के इस्तेहकाम ही तक बात नहीं है, जो अहम शख्सियात कुछ इस वक्त मौजूद हैं जिनकी अगर फर्दर एक्सटेंशन वगैरह नहीं होती तो वो फिर अपना टेन्योर भी मुकम्मल कर सकेंगी, और उसके बाद ज़ाहिर है कुछ पोस्ट अगर तब्दील होते हैं तो उसके बाद नए लोग आते हैं तो उनके साथ फिर नए अंदाज से चला जा सकता है। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कोशिश ये की जा रही है कि जी कोई ऐसा मिडल वे निकाला जाए, लेकिन सॉरी टू से मुझे ये किसी भी तरह काबिल अमल नहीं लग रहा। इसलिए
कि ये इमरान खान की पहली शर्त है कि उनका जो मैंडेट है वो वापस किया जाए। उनकी ये पहली शर्त है ही नहीं कि उनको बाहर निकाला जाए। किसी भी जगह पर उन्होंने कहीं पर भी इस हवाले से बात हुई है तो ये उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि जी मुझे बाहर निकाला जाए। उन्होंने हमेशा ये बात की है कि जो उनका मैंडेट है वो वापस हो, और जो उनके लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, जो ख़ास तौर पर ख़वातीन वर्कर्स की वो बार बार बात करते हैं कि उनके लिए जिस तरह से इस वक्त सूरत हाल है वो तब्दील होनी चाहिए, उनको रिहाई मिलनी चाहिए। और उसके बाद वो बात करते हैं कि जी फर्दर जो चीज़ें हैं मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाना है, फिर उसके ऊपर आप बिल्कुल डिस्कशन भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई प्रायोरिटी उनकी नहीं है कि जी मैनू जेल तो बाहर काट दो तो बाकी सब बात जो होता रहेगा। तो इसलिए जो ऑफ़र उन्हें इस हवाले से अगर की जाती है उसमें वो इंटरेस्टेड नहीं है, और जिसमें वो इंटरेस्टेड हैं वो ऑफ़र उनको नहीं की जा रही। तो इसलिए मुझे ये फार्मूला किसी तौर काबिल अमल नहीं लग रहा। और अगर किसी गुडविल जेस्चर में इमरान खान को बाहर निकाला भी जाएगा तो ये बात तो तयशुदा है कि इमरान खान कभी भी खामोश होकर तो बैठेंगे नहीं। तो इसलिए ये समझना कि वो बाहर निकल के कोई खामोश होकर बैठ जाएंगे और ऐसी कोई गारंटी वो दे दें तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये उनकी जज्बात अच्छे हो सकते हैं नईम खालिद लोधी साहब के, लेकिन उनका ये फार्मूला बिल्कुल फ्लॉप फार्मूला है और इसके ऊपर मुझे कोई पेशरफ्त का 0% चांस नज़र आता है। दूसरी तरफ पीटीआई क्या प्लान कर रही है? पीटीआई के प्लान्स हैं कि अब थोड़ा एहतजाज की तरफ बढ़ा जाए, क्योंकि अब जो इनके ऊपर प्रेशर है वो पार्टी के अंदर से भी है, पार्टी के बाहर से भी है, और अब लोग इनको जज कर रहे हैं कि 2 महीने हो चले हैं और ये तो अपने ओहदों में कहीं खो कर रह गए हैं, भूल गए हैं कि इनका लीडर जो है वो इस वक्त जेल में है। कारकुन अपने तौर पर अब बेचैन हो रहे हैं और उनकी बेचैनी अब नज़र आ रही है कि वो इस जो लीडरशिप है उसके ऊपर उस तरह से ट्रस्ट भी नहीं कर रहे और उनका उस तरह से दिफा भी नहीं कर रहे। दूसरी तरफ खुद लीडरशिप के अंदर भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो ये समझते हैं कि ये तरीका दुरुस्त नहीं है कि खामोश होकर असम्बलियों में बैठ जाया जाए और बाहर रोड पर निकल कर सियासत ना की जाए। यही बात हामिद रज़ा साहब भी कह रहे थे, जो उन्होंने इस्तीफ़े देने की बात की, उन्होंने उसको भी एक्सप्लेन किया कि वहाँ पर भी उनका मतलब यही था कहने का कि इस्तीफ़े देने की जो मैंने बात की उसका भी मकसद यही था कि भाई असम्बली में सिर्फ महदूद नहीं होना, बाहर सड़क पर हमने निकलना है, इमरान खान की रिहाई के लिए जद्दोजहद करनी है। कारकुन ने बहुत डंडे खाए, अवाम ने बहुत डंडे खाए, अब लीडरशिप को भी डंडे खाने चाहिए, ना कि हम इस वक्त असम्बली में जाके आराम से बैठ जाएं और कहें कि लें जी हम तो सिर्फ असम्बली में एहतजाज करके अपना काम पूरा करें। तो वो ये समझते हैं कि उनका ज़मीर गवारा नहीं करता कि खान जेल में है और खान ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको दी है, इतना एजाज़ भी दिया है कि सारे अपने मेंबर्स उनकी पार्टी में शामिल करवा दिए और वो इसके बाद खामोशी से मज़े से ओहदा लेके बैठे रहें और कहें कि हाँ जी सब ठीक हो गया। तो इस वजह से अब पार्टी के अंदर भी शेख वकास अकरम साहब को आप सुने, वो भी यही बात कहते नज़र आते हैं। खालिद खुर्शीद ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू की है, बहुत हार्ड हिटिंग गुफ्तगू है, वो भी यही बात कहते नज़र आते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब हैं, वो भी यही बात कहते नज़र आते हैं। तो मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं बीच में भी इस वक्त भी लीडरशिप के अंदर, वो आपको ये आवाज़ उठाते ज़ोरों शोर से नज़र आ रहे हैं। उनको इस बात की फ़िक्र है कि वो समझते हैं कि इमरान खान की रिहाई के ऊपर जद्दोजहद बाहर सड़क पर निकल कर करनी होगी और वो उसको लीड कर रहे होते हैं। शेर अफजल मरवत साहब भी उनमें शामिल हैं जो हमेशा बाहर लीड करते हुए नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यही इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बज़ाहिर किसी भी हिकमत अमली का हिस्सा नज़र नहीं आते। उनकी हिकमत अमली क्या है वो कुछ समझ नहीं आती, चाहे वो हामिद खान साहब हों, चाहे वो रऊफ़ हसन साहब हों, चाहे वो ख़ुद असद कैसर साहब हों, या आपको आप कह लें बैरिस्टर गौहर तो चलें एक थोड़ा सा उनका एक डिफरेंट कैरेक्टर है, लेकिन इन लोगों की भी कोई ख़ास ऐसी हिकमत अमली भी नज़र नहीं आती। और दूसरी तरफ ऐसा भी लगता है कि ये लोग किसी न किसी तरह पार्टी के अंदर किसी डिवीज़न या ग्रुपिंग का शिकार नज़र आते हैं। अब पार्टी को आगे लेके चलना है, इसमें बहुत सारे लोग वापस भी आएंगे, बहुत सारे लोग जो हैं वो हर तरह के कुर्बानी भी दे के आए होंगे, कुछ शायद कम कुर्बानी दे के आए होंगे। तो जब आप एक पार्टी होते हैं तो आपको उसमें हर तरह के लोगों के लिए एक स्पेस होती है और आप मिल के ही काम कर रहे होते हैं। अब अगर किसी ने कोई कुर्बानी ज़्यादा दी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो जिसने कम कुर्बानी दी है उसका गले दबा देगा कि भाई तुझे तो आगे नहीं मैंने आने देना, भाई तूने कुर्बानी कम दी है। अगर किसी ने कुर्बानी दी है तो उसने अपनी तरफ से जो वो समझता था कि उसका कॉज है उसके लिए उसने दी है, उसकी अलग से एक वैल्यू है, इसकी कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अब उसको ये लाइसेंस मिल गया है कि वो जिसके बारे में मर्जी जो मर्जी बात करता फिरे, चाहे हकाइक पूरे पता हो या ना पता हो। तो अब इनके अंदर एक रिफ्ट शुरू हो गई है कि ये बंदा ना पार्टी में आ जाए, अगर ये बंदा पार्टी में आ जाएगा
तो ये लीड कर जाएगा। मिसाल के तौर पर रऊफ़ हसन साहब अब ये फवाद चौधरी साहब से मुतालिक बात कर रहे थे कि जी वो चौधरी साहब कह रहे हैं मैं तो कभी गया ही नहीं, वो कह रहे हैं नहीं वो तो है ही नहीं पार्टी में। तो इस तरह की बातें करना और ये कहना कि जी फ़लाँ नहीं आ सकता फ़लाँ, भाई आपका काम ही नहीं है। ये अगर खान ने डिसाइड करना है तो फिर खान को डिसाइड करना देना। आप क्यों ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये बंदा पार्टी में है, ये बंदा पार्टी में नहीं है, इसको नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो ये एक अजीब सी अपनी खींचातानी इनकी किसी टाइम बंद नहीं हो रही। और मैं ये अफसोस के साथ देख रही थी कि बहुत सारे नाम नहाद सीनियर पीटीआई लीडर्स के बजाय कल की जो लड़की है सनम जावेद, वो ज़्यादा इस मामले में मैच्योर निकली। कल उनका जेल से एक ख़त आया सामने, और अगर आप उसको पढ़े तो आपको अंदाज़ा होता है कि वो कितनी मैच्योर बात कर रहे हैं कि भाई किसने कितनी कुर्बान। हालांकि वो खुद भी जेल में है, वो भी चाहे तो गिनवा सकती है कि जी मैं भी इतनी देर से जेल में पड़ी हूँ, तो मैं डिसाइड करूँगी कि भाई कि मेरा क्या रोल होगा, ये होगा वो होगा। उसने कहा भाई छोड़ दें ये सब बातें, कौन पुराना है कौन नया है, कौन किसने कब छोड़ा किसने कब ज्वाइन किया, जो भी बस पार्टी के हक में बात कर रहा है वो ठीक है, अच्छी बात है, हमें उसका फ़ायदा ही है। तो ये सारी बातें किसने क्या किरदार अदा किया, किसको क्या रोल मिलना चाहिए आगे, ये खान खुद डिसाइड कर लेगा, ये उसके करने के काम है, आप क्यों इसमें पड़े हुए हैं। तो वो जो कल की बच्ची है वो ज़्यादा इनसे सियानी निकली है, वो ज़्यादा इनसे समझदार भी है और ज़्यादा बुर्दबार भी है, ज़्यादा बर्दाश्त वाली भी है कि जेल में पड़ी हुई है लेकिन फिर भी वो अपना टेम्परामेंट लूज़ नहीं कर रही, बल्कि बड़े मज़े मज़े की बातें कर रही हैं मरीम नवाज़ को। आज इस पर भी बड़ा शोर मचा हुआ था कि जी इनको इतनी इजाज़त क्यों है कि ये आके इस तरीके से मरीम नवाज़ पे फ़िक्रें कस रही हैं या उस तरह। तो मेरा ख्याल है ये लोग भूल गए हैं कि जब मरीम नवाज़ अदालतों में पेश होती थी तो वो भी हर तरह की सियासी गुफ्तगू भी करती थी, बल्कि धमकियाँ भी लगाती थी। आपको वो याद है क्लिप, मरीम नवाज़ अदालत के अंदर बैठी हुई थी, सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रही थी और बता रही थी कि मेरे पास तो सिटिंग जजेस के भी हैं और भी लोगों के हैं, वीडियोज़ हैं, बड़ी ख़तरनाक हैं। याद होगा आपको वो क्लिप। तो मरीम नवाज़ साहिबा अगर उस वक्त पेशियों पे आते हुए जाते हुए सियासतें कर सकती हैं, तो भाई ये लोग पेशियों पे आते हुए जाते हुए क्यों नहीं कोई अपनी टॉक कर सकती। असल बात यह है कि जब ये लोग खुद जेलों में होते हैं तो इनकी मजलूमियत जो होती है वो बस आसमानों को छू रही होती है कि इनसे ज़्यादा मजलूम ही कोई नहीं होता। और जब ये लोग खुद बाहर आते हैं तो ये फिर किस तरह से फ़िरौन बने होते हैं, इसका अंदाज़ा अब आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह के हालात हैं। तो बहरहाल पीटीआई के जो अपने मामलात हैं उसके ऊपर आपने देखी गुफ्तगू। असद उमर साहब भी इसी तरह की बात आज कर रहे हैं, बड़े दिनों बाद मंजर आम पर आए। उन्होंने ये तो क्लियर किया है कि वो सियासत में तो खैर किसी तौर वापस नहीं आएंगे, लेकिन जो पीटीआई के मौजूदा लोग हैं उनके हवाले से उनका ये कहना था कि मैं उन्हें तो यही मशवरा दूंगा कि आपको एक स्ट्रैटेजी ज़रूर बना के अपने वर्कर को देनी चाहिए। आपके वर्कर को पता होना चाहिए कि आपका प्लान क्या है, आप खान की रिहाई के लिए क्या प्लान कर रहे हैं, आपने अगर मैंडेट वापस लेना है तो उसके लिए आपकी क्या प्लान्स हैं। तो ये सब चीज़ों के ऊपर आपको बाकायदा एक स्ट्रैटेजी तश्कील देनी चाहिए और उसको फिर अपने वर्कर तक पहुंचाना चाहिए और वर्कर को एतमाद में लेना चाहिए, क्योंकि वर्कर जो है वो अब अपना टेम्परामेंट लूज़ कर रहा है, वो अपना एतमाद खो रहा है, वो डिसअपॉइंट हो रहा है, वो थक रहा है। तो अब इनको हौसला देना जो है वो मौजूदा जो बाहर दस्तयाब क़यादत है ये उसका ही काम है। तो बहरहाल इस वक्त देखते हैं कि जी दस्तयाब क़यादत जो है वो इतनी समझदारी का मुजाहरा करती है या नहीं। फ़िलहाल तो इनसे कोई ऐसी ख़ास उम्मीद नज़र नहीं आ रही। पीटीआई के रहनुमा बारहा मुख्तलिफ मौक़ों पर भी और कुछ मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक भी ये खबर बार बार शेयर हो रही है कि अमेरिका को कहीं ना कहीं कुछ बेसिस ज़रूर फ्राहम की गई हैं, और 2 बेसिस का ख़ास तौर पर जिक्र किया जा रहा है कि अमेरिका को फ्राहम की गई हैं और यहाँ से किसी भी तरह जो हमसाई ममालिक हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। और इस खबर के आने के बाद शेर अफजल मरवत साहब ने तो खैर खुलेआम इस पर मीडिया टॉक में भी बात की, और उसके बाद भी बार बार पीटीआई की तरफ से ये डिमांड की गई कि हुकूमत इस हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ दे कि हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है, क्या वाकई बेसिस दिए गए हैं या नहीं दिए गए, और अगर नहीं दिए गए तो किस किस्म का ताउन फराहम किया गया अमेरिका को। इस सिलसिले में क्लैरिटी के साथ सामने मामला आना चाहिए। लेकिन अभी तक हमेशा की तरह और बहुत सारे मामलात पर जैसे आप देख रहे हैं कि हुकूमत एक अजीब सी मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए रखती है, वही वाली सूरत हाल यहाँ पर है। कोई उनकी तरफ से वाज़ेह जवाब मौक़िफ़ अभी तक नहीं सामने आ रहा कि क्या वाकई पाकिस्तान ने कोई बेसिस फ्राहम किए हैं या आगे इस हवाले से पाकिस्तान का प्लान क्या है। तो ये एक अब सीरियस मैटर है, क्योंकि इससे ज़ाहिर है पाकिस्तान की जो अंदरूनी सिक्योरिटी है वो भी जुड़ी हुई है, और इसके ऊपर वही मामला है जिसके ऊपर इमरान खान साहब से जब सवाल किया गया था तो उन्होंने अपना मशहूर ज़माना फ्रेज़ कहा था, यानी एब्सोल्युटली नॉट। तो अब ये हुकूमत से तो हम तवक्को नहीं रखते कि ये इतना मुंह भर के एब्सोल्युटली नॉट नहीं कह सकते, कमज़ोर लोग हैं,
लेकिन क्या इन्होंने एब्सोल्युटली यस कह दिया है या अभी कोई कंसिडरेशन चल रही है? इस हवाले से ऑपोजिशन का भी ये हक है कि उसे पता होना चाहिए, अवाम का भी ये हक है कि उसे पता होना चाहिए कि क्या इस बारे में फ़ैसला हो रहा है। अच्छा जी, अब मैं आपको एक हवाले से और मज़ीद खबर दे दूं कि एक जो हुकूमत की अगर आप कहें कि प्रायोरिटीज़ हैं, उसमें क्या है कि सोशल मीडिया को कैसे बंद करना है, इनको कैसे कंट्रोल करना है। अब नई खबर ये आ रही है कि एक फायरवॉल की बात की जा रही है कि जी ऐसी एक टेक्नोलॉजी के ज़रिए कोशिश की जाएगी कि जो एक लिमिटेड मवाद है सिर्फ वही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आ सकेगा और बाकी जो मवाद है उसको ख़ुद से हुकूमती सतह पर ही किसी भी तरह फ़िल्टर कर दिया जाएगा। और दूसरा एक इसमें ये भी तजवीज़ सामने आ रही है कि जो सोशल मीडिया के ऊपर भी रेगुलेशन के हवाले से कवानीन बना दिए जाएं और इसकी आड़ में फिर क्या होगा, जिसकी कोई ट्वीट पसंद नहीं आई उसी को पकड़ लो और मुकदमों में अंदर डाल दो। किसी ने कोई वीलॉग में कोई बात की है उसको पकड़ लो और मुकदमों में अंदर डाल दो। तो बेसिकली ये इस तरह की कोई कानून साजी का ड्राफ्ट तैयार कर चुके हैं कि जिसमें ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया के ऊपर यूज़र्स हैं और जो बात कर रहे हैं लोग, उनके हवाले से कार्रवाई का इन्हें कोई टास्क मिल सके। अब इस हवाले से जाहिर है कि सबके कंसर्न्स भी हैं और सब समझते हैं कि ये सब बेसिकली आज़ादी इज़हार राय को दबाने की कोशिश है। कोशिश इनकी ये है कि खुलकर जो चीज़ें, मीडिया तो खैर टोटली कंट्रोल्ड है, तो चलिए जो बातचीत आप तक पहुंच जाती है सोशल मीडिया के थ्रू, उसको भी किसी तरह से फ़िल्टर कर लिया जाए या दबा लिया जाए या उस पर लोगों को खौफजदा कर दिया जाए कि यहाँ पर अगर आप खुल के बात करेंगे तो तब भी आपके साथ जो है कोई भी आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो इसको बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि जी हम रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि इसका मकसद क्या है। और मैं ये समझती हूँ कि ये करने में अब आप लोग लेट हो चुके हैं, क्योंकि अब जितना टाइम गुजर चुका है इसमें लोग बड़े विजिलेंट, बड़े अवेयर और बड़े वेल इन्फॉर्म्ड हैं। अब लोगों को समझ आ चुकी है कि इस मुल्क के साथ क्या गेम खेली गई है और किस तरह से खेली गई है। तो अब अगर आप दबा भी लें इंफॉर्मेशन को कुछ भी, तो हकीकत तो सामने आ चुकी है, तो आप इसमें थोड़ा सा लेट हो गए। दूसरी बात यह है कि अब अगेन वही बात है कि अगर आप कोई एक तरीके से चीज़ को दबाने की कोशिश करते हैं तो उसके लोग 2 रास्ते, 4 रास्ते, 10 रास्ते और ढूंढ लेते हैं। अब आपने एक्स बंद किया हुआ था तो लोगों ने VPN लगा के एक्स यूज़ करना शुरू कर दिया और फिर सभी तकरीबन इस पे ही आ चुके हैं अब और सब यूज़ कर रहे हैं। आज कहीं कहीं से ये भी खबर आ रही थी कि VPN के साथ भी एक्स को एक्सेस नहीं किया जा रहा और शायद उसमें भी कोई रुकावट आ रही है। बहरहाल जो VPN मैं यूज़ कर रही हूँ उससे मुझे तो वैसे कोई रुकावट अभी तक नहीं महसूस हुई, लेकिन अक्सर लोगों की तरफ से ये शिकायत आ रही थी। तो मेरा ख्याल है कि जो कुछ VPNs हैं उन तक इनकी आप कह लीजिए कि पहुंच हो चुकी है और वहां तक पहुंच कर के उन्होंने कहीं ना कहीं इनको डिसेबल किया है। लेकिन वही अगेन बात है कि आप एक और रास्ता बंद करेंगे तो कोई चौथा रास्ता खुल जाएगा। लेकिन ये सिलसिला इंफॉर्मेशन जो एक्सेस है इंफॉर्मेशन की वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती टोटली। ये लोग अब टेक्निकल दौर है और इसमें आप देखें कि कहीं ना कहीं से चीज़ें बाहर से आ जाती हैं और इसको लोग अप्रोच कर ही लेते हैं। आखिर में जनाब एक इंटरेस्टिंग जो आपस में खींचातानी चल रही है हुकूमत की, उसके ऊपर बात हो जाए। इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना नहीं बने, लेकिन वो वजारत ख़जाना के लिए इस तरह तड़प रहे हैं कि जैसे मछली पानी के बगैर तड़प रही होती है। तो इसहाक डार साहब बहाने से कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह इक़्तिसादी उमूर के अंदर घुस जाएं और कोई ना कोई अपना इनपुट उसमें शामिल कर लें। तो अब उनका जो नया कारनामा है वो FBR के अंदर नज़र आ रहा है। इंटरेस्टिंगली अभी आपने रिसेंटली खबर सुनी होगी जिसको मुख्तलिफ अखबारात ने रिपोर्ट भी किया है, और ये खबर है कि जनाब FBR जो है पिछले 4 महीने से अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पा रहा। यानी जो इन्होंने टैक्स रेवेन्यू हासिल करने के आदाफ मुकर्रर किए होते हैं कि भाई 1 महीने में हमने इतना टैक्स कलेक्ट करना है, वो टैक्स जो है वो कलेक्ट नहीं हो पा रहा, उससे कम रह रहा है हदफ। तो जाहिर है कि ये एक परेशान कुन सूरत हाल है। पहले ही आपकी इकॉनमी जो है वो सफ़र कर रही है और ऊपर से आप अपना हदफ पूरा ना करें तो इसका इम्पैक्ट IMF के लिए भी अच्छा नहीं जाता। तो अब इन्होंने क्या किया है कि इसकी पादाश में कुछ अफसरान को निकाल दिया है, या आप कह लें कि इनको यहाँ से फारिग किया है। और इनमें जो 2 अफसरान 21 और 22 ग्रेड के थे, इनमें थे जनाब एक आफाक कुरैशी साहब और एक जा अंसारी साहब। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये वो लोग हैं जिनको भी कुछ अर्सा पहले हुकूमती एजाज़ात से नवाजा गया था इनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर, और अब क्या ही हुआ, ऐसा हुआ है कि चंद ही दिनों बाद ये इतने बुरे अफसर हो गए हैं कि इनको FBR से ही इन्होंने फारिग कर दिया। अब आप ये खुद देखिए कि इस हुकूमत के तमाशे किस किस्म के हैं। लेकिन अंदर की कहानी कुछ और है। अंदर की कहानी ये समझ में आ रही है
कि बेसिकली जो इसके अपने टॉप के लोग हैं, जो चेयरमैन हैं और जो उनके साथ मेंबर ऑपरेशंस हैं, ये बेसिकली दोनों पर्सन्स जो हैं ये इसहाक डार के राइट हैंड हैं, या आप कह लें कि उनके बंदे हैं, ठीक है। और इसहाक डार साहब ने इन बंदों को ख़ास तौर पर जिस तरह से आप कह लें कि मुट्ठी में लेकर रखा हुआ है और इंस्टॉल किया हुआ है। अब नीचे से तो लोग फारिग कर दिए हैं, लेकिन ऊपर के लोग जो हैं उनको बचा लिया गया और उन्हें मुस्तकिल बिठाया हुआ है। तो ये बेसिकली अब आप सोचिए कि अगर FBI इतना ही नालायक है तो ये कैसी बात हुई कि मतलब ऊपर के लोग ठीक हैं और बाकी नीचे के लोग सब नालायक हैं। तो अगर आपने फारिग करना है तो फिर ऊपर का बंदा फारिग करे ना, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेकिन उसको फारिग नहीं किया गया। वजह ये है कि वो इसहाक डार के ख़ास बंदे हैं। तो इसहाक डार साहब यहाँ पर अपनी गेम चला रहे हैं। बज़ाहिर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसहाक डार साहब चाहते ही नहीं है कि FBI अपने हदफ पूरे करे, और जब इस किस्म की सूरत हाल हो तो एक जवाब बन सके कि देखिए जी, मौजूदा वज़ीर ख़जाना जो है ये नाकाम है, इनसे FBR नहीं चल रहा, इनसे ये नहीं हो सका, इनसे वो नहीं हो सका, महंगाई नहीं कम हो सकी। इस तरह ये पूरा एक नैरेटिव बनाएं और उसके बाद फिर इनके लिए फिर से राह हमवार हो कि इनके हाथ में ख़जाने की चाबी आ जाए। तो बज़ाहिर लग रहा है कि इसहाक डार साहब जो है वो अपनी गेम जारी रखे हुए हैं और किसी भी तरह जो मौजूदा वज़ीर ख़जाना है उनको वो नहीं चाह रहे कि वो काम कर सकें या परफॉर्म कर सकें या डिलीवर कर सकें, और इस सिलसिले में जो इनके अपने मोहरे हैं वो भी इनका भरपूर साथ दिए हुए हैं। तो लेट्स सी, इनकी आपस की इंटरेस्टिंग चल रही हैं खींचातानी। जावेद लतीफ़ साहब के भी बड़े इंटरेस्टिंग बयानात आ रहे हैं और वो भी ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जनाब चाहे जितने मर्जी शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं या वज़ीर आला मरीम नवाज़ बन गई हैं, जो कुछ भी है, लेकिन वो कहते हैं मुल्क तरक्की उस वक्त तक नहीं करेगा जब तक नवाज़ शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म नहीं बनेगा, चाहे जब भी इलेक्शन हो। तो अब ये खुद एक ग्रुपिंग जो है इनके अंदर नज़र आ रही है। एक नवाज़ शरीफ साहब का ग्रुप जो है वो एक्टिव हुआ है, और एक जो है कोशिश उनकी है कि हम हुकूमत तो शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, हम इधर सियासत करें, हुकूमत वो करें, सियासत हम करें, अवाम से गालियाँ शहबाज शरीफ खाए और अवाम के साथ जुड़ के उसके मरहम रखने की कोशिश हम करें। तो ये दो रुखी इनकी जो पॉलिसी है, अब लोग तो खैर अच्छी तरह समझ ही चुके हैं, लेकिन इससे खुद इन लोगों को भी अब कोई मज़ीद बेनिफिट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।